ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक हेडिंग लिखो आप लोग, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो 5 फॉर्मूला पहले का ही पढ़ा हुआ है हम लोग, एक बार थोड़ा रिकॉल कराओ क्या क्या था। सबसे पहला वाला y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स, फिर नेक्स्ट था y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, फिर एक था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और एक था कि अगर x एक्सिस से पैरेलल होना है तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट, और y एक्सिस से पैरेलल होना है तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आज एक नया फॉर्मूला हम लोग को देखना है, और पहले उससे रिलेटेड आप सिचुएशन समझ लो कि ये कौन से सिचुएशन का बात चल रहा है। सपोज करो कि इस टाइप से आपको कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के रखा हुआ है, और मान लो कि ऐसा कोई लाइन है आपके पास, ठीक है, इस टाइप से ऐसा, और ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि ये एक्स एक्सिस को ए यूनिट के डिस्टेंस पे काट रहा होगा और ये एक्स एक्सिस को बी यूनिट के डिस्टेंस पे काट रहा होगा। इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है। तो इस सिचुएशन में जो लाइन का इक्वेशन है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, जहां पर ये बात अंडरस्टूड रहेगा कि a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट अगर आपको याद हो तो इंटरसेप्ट का मतलब था कि आप लाइन बनाइए, वो ओरिजिन से सर्टेन डिस्टेंस पे x एक्सिस को काटेगा और ओरिजिन से सर्टेन डिस्टेंस पे वो y एक्सिस को काटेगा। पॉजिटिव साइड काट रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव साइड काट रहा होता तो हम नेगेटिव लेते। एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ x एक्सिस और विथ y एक्सिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ये चीज हमने लास्ट क्लास भी देखा था। और अगर दोनों इंटरसेप्ट हमको समहाउ पता चल जाए तो हम क्या कि ज्यादा माथा पिची ना करके सीधा इसको यूज कर सकते हैं एज अ फॉर्मूला, और इसको यूज करके फटाक से हमको आंसर मिल सकता है। नो डाउट बिगिन इसी से करेंगे, लेकिन लास्ट में सिंप्लीफाई कर करके इसको भी हमको कहां तक ले जाना होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तक, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो पहले, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो तो करते हैं फिर इस पे क्वेश्चन। हेडिंग आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जांपल्स बिफोर 17.5। सबसे पहला क्वेश्चन देखो एक बार, चलिए आइए शुरू करें इसको। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखो फिर से सवाल वही है आपका कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए विच मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 एंड -5 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक तरीके से पहले वाले को जो है वो हम x का मान के चलेंगे और दूसरे वाले को हम y का मान के चलेंगे। और सिंस हमको दोनों इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच होगा इसको सॉल्व करने के लिए वो यही वाला होना चाहिए। ठीक है ना, तो लिखो हियर a इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू कितना -5। फिर नीचे लिखो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -5 इज इक्वल्स टू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे x अपॉन 3 माइनस ऑफ यहाँ आ जाएगा आई थिंक y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लोगे तो नीचे 15, ऊपर मेरे ख्याल में यहाँ से 5x और यहाँ से -23y इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x -23y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, और 15 को लेफ्ट हैंड साइड में आप ले आओ तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में 5x -23y -15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार रीड करके थोड़ा सा सोचो। चलो करते हैं इसको। देखो ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अभी देखो इक्वल इंटरसेप्ट बोलने का मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। और क्या होगा ये तो बताया हुआ है नहीं, तो वो हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सिंस इक्वल इंटरसेप्ट बोला हुआ है तो हम एक एजम्पशन के साथ में बिगिन कर सकते हैं। लिखो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी। एक बार यहां देख लो, जनरली इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका इक्वेशन कैसा दिखाई पड़ता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो आप भी इससे लिखो लेट द इक्वेशन बी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। नाउ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, नीचे लिखो देयरफॉर क्या इंपैक्ट होना चाहिए उसका, a इज इक्वल्स टू b।
सो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि x प्लस वाई, ये तो सेम ही है दोनों के डिनोमिनेटर में, अपॉन ए इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो मेरे ख्याल में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1 जैसा कुछ मान, ठीक है। फिर लास्ट क्लास हमने काफी डिस्कशन किया था इस चीज के ऊपर में कि यदि कोई लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, पिक्चर वाइज, और वो जिन जिन पॉइंट से पास हो रहा होता है उन पॉइंट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, उन सारे पॉइंट्स को उस लाइन के इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई। तो जैसे इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में बोला हुआ कि हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो अल्टीमेटली 2,3 से पास करना चाहिए, तो इसका मैं क्या इंटरप्रिटेशन ले सकता हूँ कि 2,3 जो है वो मेरी लाइन के इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई, ठीक है। लिखूं अगेन, इट पासेस थ्रू 2,3, 2,3 नीचे लिखो देयरफॉर 2x के जगह पे और 3y के जगह पर इज इक्वल्स टू a, दिस एम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 5, एंड देयरफॉर इक्वेशन 1 एम्प्लाइज कि हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, चलेगा। नंबर 3 रीड करो एक बार। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि ये एक लाइन है, फिर ये भी एक लाइन है, और मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया वैसे तो हम लोग के लिए, मान लो कि ये वाला लाइन है हम लोग। अब ये क्वेश्चन कहता है कि स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट पी ए कमा बी, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पी ए कमा बी से ये पास कर रहा है, ऐसा हमको बताया जा रहा है फर्स्ट। फिर ये बोल रहा है कि विच बाइसेक्ट्स द पार्ट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। पहले ये जो चीज है ना, पार्ट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, उसका मीनिंग समझो। तो उसका मीनिंग होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, मतलब लाइन तो वैसे बहुत बड़ा है बट इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस का मतलब है कि ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन जो जहां पर ये वाई एक्सिस पर एक्सिस को काट रहा है उसके बीच का जो पार्ट है इस लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं कि लाइन या पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, ठीक है मेरे ख्याल में। आगे ये कह रहा है आपको कि ये जो पॉइंट है ना वो इस पार्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि बाइसेक्ट्स कर रहा है, ऐसा कुछ बोला हुआ है, आया बात समझ। तो एक तरीके से लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है पी ए कमा बी, ये ओवरऑल आप समझिए कि इस पोर्शन का कौन सा पॉइंट होगा, तो मेरे ख्याल में मिड पॉइंट होगा, आया बात समझ। अब इस सिचुएशन में हमको इसी लाइन के इक्वेशन को प्रूव करना है कि भाई वो ये वाला आएगा, ठीक है। अब मैं क्या प्लान कर रहा हूं, देखो कि सिंस ए कमा बी को तो पहले से यूज किया हुआ है तो आई कैन नॉट यूज ए और बी, ठीक है। लेकिन ऐसा तो जनरली हम एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 बोल के ले लेते हैं, लेकिन जब हम एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 लेते हैं तब हम इस पोर्शन को ए मान रहे होते हैं और इस वाले पोर्शन को क्या मान रहे होते हैं, बी मान रहे होते हैं। बट यहाँ तो ए और बी पहले से यूज किया हुआ, तो यहाँ पर उसको छोड़ दो। आप ऐसा सोचो मन में कि ये वाला जो पोर्शन है आपका वो सपोज करो कि एच हो, कुछ नया लेटर ले लेते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है वो एक बार के लिए आपके लिए के हो जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये सच में एच होगा और वो सच में के होगा तो आपकी इस येलो वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए आपके हिसाब से, बोलो। एक्स बाई एच प्लस वाई बाई के इज इक्वल्स टू, चलेगा मेरे ख्याल में, पक्का। उसके बाद में इसको एक बार ऐसे ही मार्क करके छोड़ दे, ठीक है ना, लेट इट बी लाइक दैट। इसके बाद में मैं क्या कह रहा था कि अगर सच्ची में ये डिस्टेंस एच, सच्ची में अगर ये डिस्टेंस एच है आपका, तो ये वाला पॉइंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ, सोच के देखो। एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट पक्का क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। और सिंस आप एक्स एक्सिस को एच यूनिट के डिस्टेंस पे काट रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका एच। ऊपर वाले पॉइंट के बारे में क्या विचार है बताओ, 0, देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा था कि भाई ये जो पॉइंट है पी ए कमा बी, वो इन दोनों पॉइंट का कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट है। तो यदि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के हिसाब से प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि h प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू मेरे ख्याल में a फर्स्ट, और दूसरा होना चाहिए मेरे ख्याल में कि k प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में होना चाहिए b, क्या कहते हैं, चलेगा। फिर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो h का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, ट्वाइस है, और k का आंसर क्या आ जाएगा सोचो, मेरे ख्याल में ट्वाइस भी, ठीक है। अब ये जो h का आंसर आपके पास में आया और k का आंसर आया, इसको आप इक्वेशन 1 में डाल दो।
तो इक्वेशन 1 फर्दर आपको कैसा दिखेगा, x डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में ट्वाइस है प्लस y डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में ट्वाइस भी इज इक्वल्स टू 1। और दोनों में से ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको कॉमन लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर दोगे तो ये देखने में कैसा हो जाएगा, सोचो। आई थिंक x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, करो कॉपी करो फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर। Find the equation of a line which passes through this point and the portion of the line intercepted between the axes is divided internally in the ratio 5:3 by this point। ठीक है, तो थोड़ा सोचना एक बार कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट लास्ट टाइम जैसा ही डायग्राम होना चाहिए। y एक्सिस, लेट्स से ये वाला x एक्सिस, फिर यहाँ से मान लो कि एक कोई ऐसा लाइन आ जाएगा, लाइन को ग्रीन कलर का बना देते हैं। अब देखो कि ये जो लाइन है उसके बारे में बता रहा है कि इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3। फिर से कंफ्यूज मत हो ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव कैसे आ गया। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं जस्ट हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है ये वाला। तो ये हो गया -4,3। उसके बाद में ये हमको बोल रहा है कि द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, मतलब इस वाले पार्ट का, एक सेकेंड, इस वाले पार्ट का बातचीत चल रहा है इसका, समझ रहे हो। इस पोर्शन के बारे में ये बोल रहा है कि इट इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 5:3 बाय दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है, देखो कि ये जो लाइन सेगमेंट है आपके पास में इन दोनों एक्सेस के बीच में, वैसे लाइन तो बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो इसका पोर्शन है वो तो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड पोर्शन को ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट डिवाइड करेगा इन द रेशियो 5:3। तो कुछ अगर बोला हुआ ना रहे तो हमेशा हम इस पहले नंबर को एक्स एक्सिस के पास मान के चलते हैं और दूसरे नंबर को वाई एक्सिस के पास मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट इस पोर्शन को 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हमसे ये ग्रीन वाले लाइन का इक्वेशन पूछा हो। तो अगेन मेरा अप्रोच बहुत सिंपल रहेगा कि जैसे लास्ट टाइम पर भी मैंने इस पोर्शन को कुछ मान लिया था और इसको कुछ मान लिया था। पिछले बार ए और बी पहले से कोई और पर्पस के लिए यूज किया हुआ था, इसलिए मैंने ए भी नहीं माना था, इस बार तो नहीं किया हुआ। तो इस बार हम एक्स एक्सिस जितने दूर पे कटेगा उसको ए और वाई एक्सिस जितने दूर पे कटेगा उसको बी मान के बिगिन कर सकते हैं। फिर इसको यदि हमने ए माना है तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, सोचना थोड़ा ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या मान सकते हैं, सोचो, ए कमा से। और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं, मेरे ख्याल में 0,b। अब मेरे ख्याल में हम लोग सबको सेक्शन फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पता है कि वो कैसे अप्लाई होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आप ए का वैल्यू निकाल लो और बी का वैल्यू निकाल लो, और ए और बी आने के बाद में सिंस ए और बी इसका इंटरसेप्ट है तो आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो कि लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो लिखो लेट द इक्वेशन बी x by a plus y by b is equals to 1। let the equation be x by a plus y by b is equals to 1। इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 1। x by a plus y by b is equals to 1 चलेगा मेरे ख्याल में। इसके बाद देखो आप, फोटो तो हमने बना लिया, समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा। एक बार रिकॉल करो कि सेक्शन फॉर्मूला आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर x के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना हो तो ध्यान से सोचना कैसे ये वर्क करेगा। पॉइंट ऑफ डिवीजन आपका कौन सा है, 0b -4,3 या a0 -4,3। पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, -4,3। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का x कोऑर्डिनेट -4 इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, जैसे 3 यूज कर रहे हो ना तो इसका मल्टीप्लीकेशन दूर वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के साथ, और जब 5 यूज करोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन फिर से दूर वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के साथ। तो सोचो क्या होना चाहिए आपका फॉर्मूला, बताओ, 3 इंटू ए प्लस 5 इंटू 0 और अपॉन में 3 + 5 यानी कि 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आई थिंक -32 इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से ए का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, -32/3। सिमिलरली कोई अगर y निकालना चाहे तो उसको मिलेगा 3 इज इक्वल्स टू आई थिंक 3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ b अपॉन में मेरे ख्याल में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 24 इज इक्वल्स टू 5b और 5 को फिर से डिवाइड कर लो आप तो b इज इक्वल्स टू आई थिंक 24 डिवाइडेड बाई 5। और ये दोनों आने के बाद में जो आपका इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन a का वैल्यू -32/3 प्लस y अपॉन b का वैल्यू 24/5 इज इक्वल्स टू आई थिंक 1। दिस एम्प्लाइज 3x या -3x/32 प्लस 5y/24
इज इक्वल्स टू 1 अभी के लिए। तो एलसीएम सोचो इन लोग दोनों का क्या हो सकता है, 32 और 24 का। 96 हो जाएगा शायद, 96 तो शायद दोनों के ही टेबल में आ जाएगा, तो 96 होना चाहिए मेरे ख्याल। एलसीएम 96 और इसका हालत क्या हो जाएगा सोचो, -9x। इसका हालत मेरे को लगता है कि 20y इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो -9x प्लस 20y इज इक्वल्स टू आई थिंक 96। x को पॉजिटिव करना एक प्रोटोकॉल है, तो सबको उधर ले जाने का प्लान करो, तो 0 इक्वल्स आई थिंक 9x माइनस 20y प्लस 96। स्वैप कर लो तो 9x माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल्स, ये आपका ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसको, देखिए ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम, यहाँ बीच में एंड होना चाहिए था, एंड प्रोडक्ट्स आर 1 एंड -6 रेस्पेक्टिव। ठीक है, तो अभी इस बार हमको इंटरसेप्ट का सम बता दिया कि सम ओवरऑल 1 आना चाहिए, और प्रोडक्ट भी बता दिया कि ओवरऑल कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो लिखो लेट द इक्वेशन बी x by a प्लस y by b इज इक्वल्स टू 1। इस बार इतना फोटो बनाने का दरकार नहीं है, क्योंकि कोई सेक्शन फॉर्मूला वो सब तो है नहीं, तो इसको बस ऐसे इक्वेशन 1 मार करके छोड़ दो। एक बार आपको डायरेक्टली बोला हुआ है कि जो आपका इंटरसेप्ट था ना a और b, उन दोनों का सम होना चाहिए मेरे विचार में 1, और उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए मेरे विचार में -6। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करना कोई बहुत तूफानी काम नहीं है। यहाँ से पे काम करो कि a का वैल्यू निकाल लो, तो वो हो जाएगा शायद से 1 - b, उसको यहाँ पुट कर दो, तो a के जगह पर वी कैन पुट 1 - b, और यहाँ पर b इज इक्वल्स टू -6। सिंप्लीफाई करो तो आई थिंक b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -6, सबको उठा के उधर ले चलो, तो 0 इक्वल्स टू आई थिंक b स्क्वायर माइनस b -6। स्वैप करोगे तो b स्क्वायर माइनस b -6 इक्वल्स टू 0, इंटू करने पे 6, सब्ट्रैक्ट करने पे 1, तो मेरे ख्याल में 3 और 2 हो जाएगा, -3b प्लस 2b -6 इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज b कॉमन, b -3 प्लस 2 कॉमन, b -3, दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज b -3 into b plus 2 is equals to 0. This implies b equals to 3 और b equals to -2। चलेगा मेरे ख्याल में। और सिर्फ b से आई थिंक हम लोग का काम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को a भी चाहिए पड़ेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको a भी निकालना पड़ेगा। a इक्वल्स टू, टेक्निकली इट वाज 1 - b, तो 1 - 3 का आंसर हो जाएगा -2, और या फिर 1 - b इसके सिचुएशन में करोगे तो आई थिंक माइनस प्लस, और a इक्वल्स टू यहाँ आपको मिल जाएगा 3। मतलब एक्सचेंज है, एक बार b 3 हो रहा है, a -2 हो रहा है, और दूसरी बार में b -2 हो रहा है और a 3 हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसी को आंसर मान लेंगे क्या? ये नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग को तो इक्वेशन ऑफ लाइन तक जाना था। लिखो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, एक बार लिखो x बाई -2 और 3 था ना, तो x बाई -2 प्लस y बाई 3 इज इक्वल्स टू 1, और दूसरी बार में एक्सचेंज था तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा, x बाई 3 प्लस y बाई -2 इज इक्वल्स टू 1। फिर माइनस दुबक के ऊपर चला जाएगा तो -x बाई 2 प्लस y बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम वगैरह ले लो तो 6 - 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। So -3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। 6 को इधर ले आओ तो -3x प्लस 2y -6 इक्वल्स टू 0। उलट दो या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x - 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक आंसर ये हो गया। यहाँ से भी माइनस ऊपर चला जाएगा तो आई थिंक x बाई 3 माइनस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो तो 6 ऊपर मेरे ख्याल में 26 - 3y is equals to, this implies 26 - 3y is equals to 6।
ट्वाइस एक्स माइनस 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसमें ठीक है, x ऑलरेडी खुद ही पॉजिटिव है, इसमें तो माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए किया ना कि x हमारा नेगेटिव हो गया था। हालांकि आप इसको यहाँ ना ला के इन्हीं को अगर वहां ले जाते तो एक ही बार में काम हो जाता। ठीक है, तो इसके साथ में ये वाला आइडिया भी पूरा का पूरा समाप्त। नेक्स्ट लिखूं हेडिंग एक, वेरी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ slope, comma, parallel lines and perpendicular lines. Slope, comma, parallel lines and perpendicular lines. ठीक है, एक बार मैं डिटेल थोड़ा दिखा देता हूँ कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो क्यों वैलिड है, कैसे वैलिड है, ठीक है ना। लेकिन ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट में जो 3 कंक्लूजन मैं आपको लिखाऊं वो कंक्लूजन आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइन का आप मेरे को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर्मेट रिकॉल करा सकते हो क्या था, जिसमें आपको y इंटरसेप्ट दिया रहता था और स्लोप दिया रहता था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस, ये याद है सबको। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ जाए कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस, अगर किसी को भी आप इस वाले फॉर्मेट में लिखते हो तो y के बगल में 1 रहना चाहिए, x के बगल में उस मोमेंट जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को हम बेसिकली स्लोप डिक्लेयर कर देंगे कि भाई ये स्लोप, और इस सिचुएशन में यहाँ जो नंबर रहेगा उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, y इंटरसेप्ट डिक्लेयर कर देंगे। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर इस वाला फॉर्मेट को पकड़ ले तो उस सिचुएशन में x के साइड वाला नंबर स्लोप होगा आपका, और अलग से जो नंबर एडेड है, ये सबट्रैक्टेड है, वो क्या हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। आई होप ये चीज क्लियर है। अब सपोज करो कि मैं कोई एक ऐसे रैंडम इक्वेशन लेके चलता हूँ, मान लो कि कुछ भी, जैसे 3x प्लस 4y और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और मेरे को ना इसका स्लोप चाहिए। ठीक है, तो स्लोप निकालने का इन जनरल जो बुक वगैरह में तरीका दिया हुआ रहता है वो ऐसा रहता है कि चलो ठीक है ये इक्वेशन मिला, अब आप क्या है कि मेहनत मशक्कत करके उसको ये वाले फॉर्मेट तक ले जाओ, तो चलो ठीक है ले जाते हैं, क्या हो जाएगा बताओ। मतलब पुराने वाले फॉर्मेट से अगर मैच करवाना है इसको तो सोचो क्या होगा, आप 4y को पहले यहाँ रखोगे, 3x और 5 को वहां ले जाओगे, तो आई थिंक माइनस 3x माइनस 5 हो जाएगा। फिर फॉर्मेट से मैच कराने के लिए y के बगल में कौन सा नंबर चाहिए, 1, तो जो भी नंबर फिलहाल है उसको आपको धकेलना होगा, तो धकेल के क्या हो जाएगा सोचो, y इज इक्वल्स टू माइनस 3/4 इंटू एक्स एंड माइनस 5/4। और यहाँ से यू कैन से कि ओके स्लोप की जगह पर अब कौन आ गया, माइनस 3/4, और c के जगह पर कौन आ गया, माइनस 5/4। तो ये मेरा स्लोप हो गया और ये मेरा क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। बट आई विल से कि यार इसमें बहुत समय लगता है, मतलब ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑन कॉन्ट्ररी मेरे पास में एक दूसरा अंडरस्टैंडिंग, उस अंडरस्टैंडिंग को आप थोड़ा समझने का ट्राई करो। ये जो इक्वेशन जिससे हमने बिगिन किया था, ये आपको लगता है कि एकदम मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन पे ही अटैक करूँ ना, मैं इस पे बात करूँ कि यार ठीक है तुम कौन है, तो तुम ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसी को इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बताओ। मेरे ख्याल में by को यहाँ रखूंगा और बोलूँ इज इक्वल्स टू माइनस ax, और बोलूँ माइनस y इज इक्वल्स टू, अब बताओ, माइनस a/b इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस c/b। इज दैट ओके। अभी यहां पर एक चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि स्लोप बना कौन आपका, माइनस ऑफ a/b। और मेरा कहना है कि इस रिजल्ट को अगर हम डायरेक्टली याद रख लें तो हमको ये सब कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बिना किए भी हमारा आंसर आ जाएगा। आप ना स्लोप के आंसर को ध्यान से देखो, वो क्या है, वह है मेरे ख्याल में माइनस a डिवाइडेड बाई b। a आपके इक्वेशन के हिसाब से कौन है, x का कोफिशिएंट, और b कौन है, y का कोफिशिएंट। तो इतना क्यों तामझाम करना है, मैं तो बस इसको देखूंगा, मेरा आंसर माइनस 3/4 स्लोप, सीधा आया बात समझ। तो ये सब कुछ भी प्रोसेसिंग का दरकार हमको आज के बाद में नहीं रहना चाहिए। स्लोप का आंसर हमेशा क्या होगा बताओ, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आता वही है, लेकिन इतना प्रोसेसिंग करने में फालतू का आपका समय जाएगा। ये हो गया पहला अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग की y इंटरसेप्ट के लिए भी इतना माथा पिची मत करो, ठीक है ना।
वाई इंटरसेप्ट का एक अंडरस्टैंडिंग आप देखो और थोड़ा सोचना है इसके बारे में। मान लो कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और रैंडमली सपोज करो कि ये लाइन है, ठीक है। तो जो भी कुछ वाई इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, यही वाला पोर्शन का लेंथ है तो वाई इंटरसेप्ट है आपका, और ये वाला पोर्शन का लेंथ आपका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। अभी मेरा कहना ये है कि जो भी वाई इंटरसेप्ट रहे, मान लो कि ऐसे रैंडमली वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू बी रहे, ठीक है ना, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, बी। और ये अगर ए रहे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0। तो मेरा कहना है कि वाई इंटरसेप्ट के लिए भी मैं इतना माथापेची नहीं करूँ। मुझे दिख रहा है कि जब भी मेरे को वाई इंटरसेप्ट निकालने का मन होगा ना, आई कैन यूज द फैक्ट कि एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, और जब भी मेरे को एक्स इंटरसेप्ट ढूंढने का मन रहेगा ना, तो भी आई कैन यूज द फैक्ट कि वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी जैसे इतना मेहनत करके आपको वाई इंटरसेप्ट मिला ना, -5/4, मैं कहता हूँ कि इसी से सीधा हम निकाल सकते थे वाई इंटरसेप्ट। बोलोगे कैसे, तो वाई इंटरसेप्ट के साइड टाइम पर किसको 0 होना चाहिए बताओ, एक्स को 0 होना चाहिए। तब इस इक्वेशन में x = 0 इमेजिन कर लो, तो x को जब आप 0 बिठाओगे तो ये पार्ट आई थिंक वैनिश हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, सोचो, 4y + 5 = 0। वहां से y का वैल्यू कितना आएगा, -5/4। यही तो है, आया बात समझ। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, पहला बात। दूसरा बात, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, y = 0 पुट कर दो इक्वेशन में। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, x = 0 पुट कर दो इक्वेशन। ठीक है, यहां तक सब कुछ। इसके बाद में क्या है, देखो एक और सिचुएशन है जो हम बार बार एनकाउंटर करेंगे कि आपको रैंडमली इस टाइप का कोई एक लाइन दिया रहेगा, मान लो कि ऐसा कुछ, और बोलेगा कि एक ऐसा लाइन बताओ जो इससे पैरेलल हो और फलाना फलाना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ये मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि देखो ये वाला लाइन है, एक ऐसा लाइन का इक्वेशन बताओ जो इससे परपेंडिकुलर हो और फलाना फलाना प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करे। तो उस सिचुएशन में भी मैं आपको 2 फैक्ट बताता हूँ, वो फैक्ट अगर आप याद रख पाते हो तो आपको बहुत हेल्प हो। रैंडमली अगर मैं कोई एक लाइन लूं, ax + by + c = 0, तो इससे पैरेलल अगर कोई लाइन मेरे को लेना है ना, याद रखना पहले मैं पैरेलल का बात कर रहा हूं, पैरेलल अगर कोई लाइन चाहिए, एल होता था कि डबल एल होता था, डबल एल था क्या, इतना लंबा स्पेलिंग था, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल इक्वेशन जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो ax + by + k = 0। अब थोड़ा सोचना मेरे साथ कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन है, रटना नहीं है आप, ठीक है ना। पैरेलल लाइन का हमको पहले से याद है कि स्लोप जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए था, इक्वल। टेक्निकली इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि क्या निकलेगा वो -a/b। यदि इक्वेशन का फॉर्मेट में ये रखूं तो इस बेचारे का भी स्लोप क्या होगा, -a/b। दोनों का स्लोप सेम है तो दोनों लाइन पक्का क्या है, आपस में पैरेलल। लेकिन उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग होगा और इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग होगा, तो ये जो अलग प्रॉपर्टीज होगा उसको कौन संभालेगा, उसको के संभालेगा, कि मैंने चेंज कर दी। तो ये लाइन वो लाइन सेम नहीं है, लेकिन उसका स्लोप इसका स्लोप सेम है, तो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। आया बात समझ। सिमिलरली कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक कुछ उल्टा पुल्टा लाइन दे देगा आपको और बोलेगा कि इस लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन चाहिए मेरे को, ठीक है। तो जब भी परपेंडिकुलर लाइन का सिचुएशन आएगा ना, परपेंडिकुलर का, तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट को थोड़ा याद रखना कि x और y के कोफिशिएंट्स को पहले आपको एक्सचेंज करना है, यानी कि अब x के पास में क्या आ जाना चाहिए बताओ, b, और y के पास में क्या आ जाना चाहिए, a, और c तो ऑब्वियसली चेंज करेंगे हम, उसके जगह पर k = 0। इसके साथ साथ एक बहुत ही क्रूशियल बात है कि y के बगल में ना आप एक एक्स्ट्रा माइनस साइन भी दो, मतलब उसके पास जो भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस इसके बगल वाला नंबर यहाँ लिख दो, इसके बगल वाला नंबर यहाँ लिख दो, और इस प्लस के जगह जानबूझ के एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से क्या दे दो, आप माइनस साइन दे दो। अब आप टेक्निकली सोचो कि इसका स्लोप क्या आएगा, -a/b, क्लियर मेरे ख्याल में। और इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा एक तरीके से -b/-a, जैसा नहीं, मतलब इसके बगल में b लिखा हुआ है, उसके बगल में a लिखा हुआ है, और स्लोप का अंडरस्टैंडिंग है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, उसका नेगेटिव मतलब -b, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -a, तो उसका मतलब क्या हो गया, माइनस। यहाँ से माइनस माइनस कट गया। अब आप पहले तो रिकॉल करो कि परपेंडिकुलर लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स मस्ट बी इक्वल्स टू -1। यहाँ पर आप देखिए कि इसका स्लोप कितना है, -a/b, इसमें भी 2 माइनस आया, बट माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो गया, कट हो गया।
और अल्टीमेटली बचा क्या आपके पास में यहाँ पे बी बाई ए। अब माइनस ए बाई बी और बी बाई ए का यदि प्रोडक्ट करोगे तो मेरे ख्याल में ए कट जाएगा, बी बी भी कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में माइनस। तो ठीक है, अच्छा बात है ना, नहीं आया समझ। और एक्चुअली में मेरे को इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलना चाहिए था, इसके कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहिए था कि इसका स्लोप भी तो वही रहेगा माइनस ए बाई बी, ठीक है ना। तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट क्या देख रहे हो उसका माइनस। तो इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन पक्का पक्का क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो भी मैंने समझाया ये देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये लास्ट रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर टोटल मैंने आपको 5 रिजल्ट समझाया। सबसे पहला रिजल्ट ये समझाया कि रैंडमली अगर ऐसा कोई लाइन मिल जाए तो आपका स्लोप क्या होगा इमीडिएटली माइनस ए बाई बी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी याद रखें, कभी कभार होता है कि एक्स को पीछे लिख दिया है, वाई को आगे लिख दिया, तो वहां कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है ना। माइनस ए बाई बी का अंडरस्टैंडिंग क्या बताओ मेरे को, कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। दूसरा अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया कि किसी भी लाइन का अगर एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो उस इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। किसी भी लाइन का अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो आप x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। तीसरा अंडरस्टैंडिंग मतलब सॉरी 1 2 3 तीन हो गया। चौथा अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया कि रैंडमली अगर ऐसा कोई लाइन दिया हो और आपको एक नया लाइन चाहिए जो इससे पक्का पैरेलल होना चाहिए, तो आप ax और by वाला पार्ट सेम टू सेम रखो, c की जगह चेंज करके आप क्या लगा दो, k लगा दो। तो जो आएगा दैट विल बी अ न्यू लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। एंड अगर आपको गिवन लाइन से परपेंडिकुलर कोई भी लाइन चाहिए तो आप डायरेक्टली क्या करो कि x और y का पहले तो कोफिशिएंट एक्सचेंज करो, ठीक है। ऐसे एग्जांपल देता हूं, एक सेकंड रुको। एक माइनस साइन का थोड़ा झमेला होता है, लोग इसमें गलती कर देते हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। मान लो कि अगर ऐसा कुछ 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इससे मान लो कि मेरे को परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो क्या लिख सकता हूं बताओ, 3x एक बार तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले तो नंबर्स को एक्सचेंज करो आप, कि यहाँ 3 था वहां 2 था तो क्रॉस कर दो आप, 2 को वहां दे दो 3 को यहाँ ले लो और अपने तरफ से एक एक्स्ट्रा माइनस है, ये आपका लाइन हो गया। अब सपोज करो कभी कभी अपन ऐसा भी फेस कर सकते हैं, माइनस 5x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस टाइम पर क्या करेंगे, तभी भी पहले आप नंबर क्रिस क्रॉस करो, ठीक है ना। तो उधर का जो 4 है वो इधर के x को दे दो और इधर का जो -5 है वो उधर के आप y को दे दो, ये दे दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और अपने को परपेंडिकुलर लाइंस का बात करना है तो अब अपने हाथ से एक एक्स्ट्रा माइनस साइन का शगुन यहाँ लगा हुआ ये, तो उसके चक्कर में वो प्लस हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, खुद ही अपना जो है करता रहेगा। और पैरेलल लाइन का कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाले से पैरेलल लाइन चाहिए तो वो क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा सॉरी एक गड़बड़ कर दिया मैंने, ये +5 और +7 नहीं रखेंगे, इसको भी चेंज करना होगा प्लस की, ठीक है। अच्छा फिर 7 देखा, ठीक है। मेरे ख्याल पैरेलल लाइन चाहिए इससे तो क्या लिखोगे बताओ, 2x प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। इससे पैरेलल लाइन चाहिए तो क्या लिखोगे बताओ, -5x प्लस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। मेरे को बस डर जो है ना वो इसी वाले सिचुएशन को लेके कि इसमें आप लोग कैसे करो, इसमें बस गलती मत कर देना, बाकी सारा तो आई थिंक आप हैंडल कर लोगे आराम से, चलेगा। तो लिखो इन पांचों रिजल्ट को लिखूं, पहला पॉइंट लिखूं, बोलूं स्लोप ऑफ ax plus by plus c equals to 0 will be नीचे लिखना m is equals to minus a by b minus a upon b, और नीचे लिखेंगे अपन इसको m is equals to माइनस ब्रैकेट ओपन कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब वर्ड्स में लिखवा देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x होल्डिंग अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। ये पहला हो गया स्लोप का अंडरस्टैंड। सेकेंड लिखो, देखो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखूं फॉर y इंटरसेप्ट put x equals to 0 in the equation, नेक्स्ट लिखूं, ये कितना नंबर हो गया, 4 हो गया क्या, अच्छा नहीं मतलब 3 ही हुआ है टेक्निकली, चौथा लिखूं
चौथे में लिखूं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax, ये वाला ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 विल बी लिखो ax प्लस by प्लस k इक्वल्स टू 0, विल बी ax प्लस by प्लस k इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट पॉइंट लिखूं इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c equals to 0, equation of line perpendicular to ax plus by plus c is equals to 0 will be लिखो ये वाला bx minus ay plus k equals to 0। ठीक है, ये परपेंडिकुलर के फॉर्मेट में, लेकिन देखो फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग याद रहना चाहिए। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है हमको, जो भी नंबर्स है x और y के बगल में उनको पहले क्रिस क्रॉस करना है और फिर एक माइनस साइन अपने हाथ से खुद से एक्स्ट्रा लगाना है आपको y के पे। ठीक है, उसके चक्कर में पहले नेगेटिव था तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पहले पॉजिटिव था तो बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल? ओके, अब आप हेडिंग लिख सकते हैं एग्जांपल्स बिफोर 17.6। ठीक है, अच्छा कुछ पुराने फॉर्मूला का भी बीच बीच में हम लोग को जरूरत पड़ेगा। जैसे आपको अगर याद हो तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का होल मॉड। ठीक है, एक उस फॉर्मूला का हो सकता है कि बीच बीच में भी जरूरत हम लोग को पड़े थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दिस। अभी इंक्लिनेशन आपको याद है क्या होता था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी उसको निकालने का तो बड़ा सिंपल तरीका था, यहां से मेरे ख्याल में स्लोप हमको पता चल जाएगा। लिखो मैं बताता हूं, दो लाइन का ही, लेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी थीटा। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी थीटा। आगे लिखो, नाउ सबसे पहले तो स्लोप का वैल्यू होगा क्या इस इक्वेशन के बेसिस पे बताओ आप, -1/√3। वेरी गुड। और m का दूसरा फॉर्मूला टाइप क्या होता था, मेरे ख्याल में tan थीटा। सो आई कैन से कि ओके tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3। फिर आपको याद होगा कि मैंने एक चार्ट आपको समझाया था, ठीक है ना, तो -1/√3 का तो मेरे को नहीं पता, 1/√3 लेकिन मेरे को पता कितने एंगल पे आता है, 30 डिग्री पे। और माइनस लाने के लिए मेरे को उसके सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में सोचना है, तो 150 पे आएगा। बस इससे हम अगले लाइन में क्या लिख सकते हैं बताओ, कि दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ व्हाट 150। एंड वापस एक गुजारिश है कि tan काट मत देना, कटता नहीं है यहाँ से। हाँ, बाय कंपैरिजन हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल्स टू शुड बी 150। ठीक है, तो इसका इंक्लिनेशन का आंसर 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट, पहले में बोल रहा है कि ये वाला लाइन इस वाले लाइन से पैरेलल होना चाहिए, दूसरे में बोल रहा है कि ये वाला लाइन इस वाले लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, सोचो तो कैसे हो सकता है। अगर मैं इसके स्लोप को थोड़ी देर के लिए ऐसे m1 बोलूं तो कैन यू टेल मी कि m1 का आंसर क्या होना चाहिए एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, -2/k। वेरी गुड। और एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, एक सेकंड रुक जाओ, मैं पेज कॉपी कर लेता ताकि अलग अलग करके कर ले। हाँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्स्ट वाले को, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताओ। अगर मैं इसको m2 बोल दूं थोड़ी देर के लिए, तो आई थिंक -3 अपॉन में y का कोफिशिएंट विच इज -4 हियर, सो दिस इज गॉन। अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास में 3/, चलेगा। और अगर आप पैरेलल रहना चाहते हो तो आपके दोनों स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई विल से यार यहाँ पे ना m1 इक्वल्स टू m2 वाला माहौल है, ठीक है ना, तो m1 के जगह पर -2/k और m2 के जगह पर मेरे ख्याल में 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मेरे ख्याल में k ऊपर चला जाएगा, 2 4 से कितना आ जाएगा -8 और 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 दिस इज इक्वल्स टू k। ये आपका आंसर। ठीक है, लिखो हियर m1 इज इक्वल्स टू -2/k, m2 इज इक्वल्स टू -3/-4, सॉल्व करके 3/4। और नीचे लिखो रोमन नंबर 1 के लिए कि सिंस द लाइंस आर पैरेलल
since the lines are parallel, therefore m1 is equals to m2, m1 is equals to m2 and hence k is equals to -8/3. चलेगा? परपेंडिकुलर पे बात करते हैं, m1 तो अभी भी वही रहेगा, लाइन बदला, इसका स्लोप बदल जाएगा m2 का, बोलो क्या हो जाएगा? हाँ, ये -3/2 ना, इसीलिए मैंने लिखवा दिया था कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x के बगल में क्या नंबर देख सकते हो आप? -2/3। देखो पल्ले पड़ा कि नहीं, चलेगा? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये है हमारा फॉर्मूला। आते उस पर आते हैं, मतलब ये ठीक है, यहां तक बढ़िया, कोई दिक्कत? इस बार आप गिवन लाइन और इस वाले लाइन के बीच में क्या प्रॉपर्टी देखना चाहते हो? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होने के लिए व्हाट वाज द प्रॉपर्टी? इक्वल की प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1, प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1, तो अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। लिखूं नाउ, हम कहेंगे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 की जगह बिठाओ -2/k और m2 की जगह बिठाओ आई थिंक -2/3, सो इक्वल्स टू में आ जाएगा -1। सो प्रोडक्ट करने पे आई थिंक 4/3k इज इक्वल्स टू -1 एंड k को वहां ले जाओ या उल्टा कर लो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आई थिंक 3k/4, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा, ठीक है? और अब नंबर्स को भेज दो, आई थिंक k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से? -4। देखो समझ आया कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है, आगे चल रहे हैं, इसको देखो। अभी यहां से बहुत इजी है, हाँ, बस आपको क्या है कि अच्छे से लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, बाकी सॉल्विंग तो इट इज क्वाइट सिंपल। ये कह रहा है कि द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एट राइट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। आप बताओ मेरे को ये क्या बोलना चाह रहा है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये बोल रहा है कि एक लाइन है ऐसा, जिसका इक्वेशन उसने मेरे को कह दिया कि भाई आप मान के चलिए कि 7x -9y -19 इज इक्वल्स टू 0। आई होप अग्री करोगे आप। और दूसरा लाइन जो है आपका, उसके बारे में क्या बोला हुआ कि इट इज, एक तो एट 90 डिग्री विद द गिवन लाइन एंड इट इज सपोज टू पास थ्रू 2 पॉइंट्स, कौन कौन? h,3 एंड 4,1, ठीक है ना? 4,1, और ये दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और हमको इस सिचुएशन में बोल रहा है कि h का वैल्यू बता दो, तो मुझे लग रहा है कि एकदम ही वाहियात क्वेश्चन है, मतलब आराम से ही कर सकते हैं इसको। इसका स्लोप तो डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ? -7 डिवाइडेड बाय -9, माइनस माइनस कट, क्या बचेगा आपके पास में? 7/9। इसका भी स्लोप मेरे को लगता है कि हाँ यार, इसका भी तो कुछ तो आता है हम लोग को, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। फिर येलो वाले का भी स्लोप आ गया, ग्रीन वाले का भी स्लोप आ गया, सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। वहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? h, ठीक है? लिखो हियर m1 इज इक्वल्स टू, मतलब इस लाइन का स्लोप पहले लिख रहे हैं, m1 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में होना चाहिए कितना? -7 डिवाइडेड बाय -9, सॉल्व करने पे 7/9। m2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों से पास होने वाले लाइन का स्लोप लिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 1 - 3/4 - h इज इक्वल्स टू -2/4 - h। और फिर बोलो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंस दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 का आंसर कितना हो जाना चाहिए? -1। सो यहां से आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में 7/9 टाइम्स ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 4 - h इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस मेरे ख्याल में कट कर लो। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, 7 2 14 और अपॉन में आई थिंक 9 को अंदर ले चलो, 36 - 9h इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 14 इक्वल्स 36 - 9h, 9h को लेफ्ट में ले आओ, तो यहाँ 9h, 14 को वहां ले जाओ, तो आई थिंक 22 बचेगा आपके पास, और h इक्वल्स टू 22/9, ऐसा आना चाहिए। हाँ, चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर यहां से, इसको देखो। अब ये सब भी एकदम मतलब लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, अगर आपको पांचों पॉइंट याद है तो, नहीं याद है तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा।
ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस, इससे पैरेलल एक लाइन चाहिए, एंड पासिंग थ्रू दिस। तो उससे पैरेलल अगर कोई लाइन चाहिए तो बहुत माथापच्ची करना है कि डायरेक्टली कुछ अवेलेबल है हमारे पास, डायरेक्टली अवेलेबल है, लिखूं लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी, लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी, क्या ले सकते हो बताओ, आई थिंक 3x माइनस 4y, पैरेलल में तो सब कुछ सेम रखेंगे, प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको किधर से पास होने का मन हो रहा है, -2,3 से, तो -2,3 को इसके इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई, लिखो अगेन इट पासेस थ्रू -2,3, अगेन इट पासेस थ्रू -2,3, देयरफॉर 3 into -2 minus 4 into 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे ये -6, ये -12, तो मेरे ख्याल में -18, -18 प्लस k इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू कितना, 18। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट शुड लुक लाइक 3x minus 4y और आई थिंक प्लस 18 इज इक्वल टू 3x minus 4y plus 18 is equals to 0। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अगेन लंबा करना होगा कि डायरेक्टली कुछ है हमारे पास, डायरेक्टली है हमारे पास, क्या कर सकते हैं बताओ, परपेंडिकुलर लेना है तो देखो हर जगह 1 ही है, तो इतना कोई माथापच्ची है नहीं एक्सचेंज करने का। मान लो कि इसका 1 इसको दे दिया और इसका 1 इसको दे दिया, तो 1 1 ही है अल्टीमेटली, और एक माइनस साइन शगुन का खुद से लगाना होता है, माइनस और प्लस k इज इक्वल टू 0, लिखूं लेट द लाइन बी x माइनस वाई प्लस k इज इक्वल टू 0, चलेगा। फिर किधर से पास करना है इसे, 1,2 से पास करो, क्या हो जाएगा बोलो, मेरे ख्याल में 1 माइनस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, एंड यस k इज इक्वल टू आ जाएगा 1, एंड देयरफॉर आपका लाइन क्या हो जाएगा फिर, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, चलेगा। अगला देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो एक तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर खेलना है, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट दिस। पहले तो फर्स्ट हाफ को टैकल करते हैं, जिसके लिए डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के पास। क्या अंडरस्टैंडिंग है, इससे परपेंडिकुलर पे लाइन चाहिए तो क्या करोगे, पहले नंबर से एक्सचेंज करोगे, इसके साइड का नंबर है 1, इसके साइड का नंबर क्या है -7, तो -7 जाएगा उसके पास, 1 आएगा इसके पास, और फिर एक शगुन का माइनस साइन खुद लगाओगे आप, तो क्या हो जाएगा बताओ, लिखो लेट द लाइन बी क्या, -7x और मतलब एक बार तो 1 इंटू वाई और प्लस k इक्वल्स टू 0, और फिर शगुन का माइनस ये रहा, -7x माइनस वाई प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको कुछ मार्क कर लो इक्वेशन नंबर पर, आगे लिखो, इसको किधर से पास करने का मन हो रहा है, अच्छा किधर से वो तो नहीं पता हमको, ये कह रहा है कि x इंटरसेप्ट 3 होना चाहिए, आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, तो x इंटरसेप्ट अगर 3 है तो मतलब x एक्सिस को 3 यूनिट पे काट रहा होगा, ठीक है ना, और 3 यूनिट पे अगर काट रहा होगा तो 3,0 पॉइंट से पास कर रहा होगा, ठीक है। तो लिखूं अगेन इट हैज x इंटरसेप्ट, अगेन इट हैज x इंटरसेप्ट एज 3, again it has x intercept as 3, hence it should pass through 3,0, it should pass through 3,0, लिखूं therefore -7 यहाँ पर 3 -0 प्लस k is equals to 0, I think -21 plus k equals to 0, so k equals to कितना 20। तो इसको यूज कर लेंगे इसके अंदर, तो हमको मिलेगा -7x माइनस वाई एंड प्लस 21 इक्वल्स टू 0। आई थिंक -1 से डिवाइड कर सकते हैं सबको, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 7x प्लस वाई और -21 इक्वल्स टू 7x प्लस वाई -21 इक्वल्स टू 0, चलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखो,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। अब 2-3 बार पढ़ के ना बस इंफॉर्मेशन को एक बार माइंड में प्रोसेस करो, बाकी सॉल्व तो बहुत आराम से हो जाएगा अगर इन्फो समझ में आ गया आप लोग को। तो पहले तो शायद ऐसा बोल रहा है कि इससे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, राइट, और इसको थोड़ा सा मतलब ये ठीक फॉर्मेट में दिया नहीं। पहले आप लिखो गिवन लाइन इज x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स 1। पहले तो इसी को ठीक कर लो, क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम 12 आ जाएगा शायद, और यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, 12 वहां जाएगा फिर यहाँ आएगा तो -12 इक्वल्स टू 0। ये एक ठीक ठाक फॉर्मेट है जहाँ से हम कुछ रियलाइज जो है वो अच्छे से कर सकें। तो ये आपका गिवन लाइन होगी, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन चाहिए तो वो दिखेगा कैसा, पहले ये बताओ। 2x फिर 3y प्लस k इज इक्वल्स टू 0, शगुन का माइनस यहाँ चलेगा। लिखो लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी 2x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल्स टू 0। लेट द 12 का कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ो, उसके जगह हमेशा हम प्लस के ही लगाएं, इधर का बस ढंग से मैनेज करना है हम, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। अब क्या बोल रहे हैं, जैसे पिछले बार तो बहुत अच्छे से बोल रहा था कि एक्स इंटरसेप्ट 3 होना चाहिए, उसके पिछले बार और अच्छे से बोल रहा था कि 1,2 से पास करना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट 3 बोलते समय थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट की, इस बार तो बहुत ट्विस्ट कर दिया है। इस बार ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दैट पॉइंट जहां पर ये खुद ही वाई एक्सिस को काट रहा हो, ठीक है। तो एक तो क्या है कि यहां से भी मेहनत कर सकते हैं, अगर वाई एक्सिस कटवाना है तो उस मोमेंट कौन जीरो हो रहा हो, एक्स, तो एक्स को जीरो कर दो, इसमें 12 वहां चला गया, वाई का आंसर कितना आ जाएगा 6। हालांकि इतना मेहनत नहीं करने से भी होता है। ये जो है ये अगर आप आज की क्लास से रिलेट कर पाओ इसको, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में तो लिखा हुआ है सीधा, x बाय सम नंबर प्लस y बाय सम नंबर इज इक्वल्स टू 1। तो इस वाले फॉर्मेट में x के नीचे जो नंबर रहता है वो कौन है, वो वही पॉइंट है जहां पर x एक्सिस कटेगा, और y के नीचे वाला नंबर कौन है, वही पॉइंट है जहां y एक्सिस कटेगा। आया बात समझ। और फिलहाल मेरे को किसको कटवाना है, y एक्सिस को, तो वहां से भी हम डायरेक्टली देख के कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, y इंटरसेप्ट कितना होने जा रहा है 6, और y इंटरसेप्ट अगर इसका 6 होने जा रहा है तो ये लाइन y एक्सिस को मीट कहां करेगा 0,6 पे। आया बात समझ। तो ये चीज हमको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। लिखो अगेन, द गिवन लाइन मीट्स y एक्सिस at 0,6 नीचे लिखूं, हेंस इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1, हाँ, जो हमको ये वाला इक्वेशन हमने एज्यूम किया था, इसके नीचे लिखो हेंस इक्वेशन 1 implies क्या होगा बोलो, 2 into कौन से पॉइंट से पास कराना है हमको 0,6 ना, तो 0 माइनस 3 into 6 प्लस मेरे ख्याल में k इक्वल्स टू 0। सो अल्टीमेटली यहां से k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18, ठीक है। नीचे लिखो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल्स 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। चलेगा, इसको देखो, एकदम ही हलवा क्वेश्चन, ठीक है, बस लेकिन करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला रिकॉल कर, tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। तो इसके लिए m1 चाहिए होगा और m2 चाहिए होगा, और हम उसमें तो एक्सपर्ट हो गए हैं। इसका स्लोप बताना तो क्या हो जाएगा -√3/1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/√3। लिखूं हियर m1 is equals to, I will say -√3/1, so ultimately -√3, और m2 is equals to, I will say -1 divided by √3, ठीक है। नीचे लिखो नाउ tan of alpha is equals to modulus of
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा, दिस इंप्लाइज tan ऑफ क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ दिस माइनस दिस, तो माइनस रूट थ्री माइनस ऑफ -1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यही था ना फॉर्मूला m1 इंटू m2, तो -√3 इंटू मेरे ख्याल में -1/√3। देखो क्लियर है कि नहीं, चलेगा यहाँ तक। इसके आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो √3 दोनों ही गॉन, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, और अगर एलसीएम ले लेते हो एकदम डिनोमिनेटर में ये जो है ये तो बन जाएगा आई थिंक 2, यहाँ से 1 वहाँ से भी निकलेगा 1, ठीक है। और ऊपर वाले में अगर लेते हो एलसीएम तो मेरे ख्याल में एलसीएम विल बी √3, और ऊपर आएगा आपके पास में -3 और प्लस मेरे ख्याल में 1, ठीक है। सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करने से आई थिंक -2/2√3 है ना, ये √3 और नीचे आ जाए 2 2 गॉन 1। अभी सोचो आप एक बार कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ क्या मिला आपको, -1 डिवाइडेड बाय √3। तो आपको याद होगा कि मॉड का ऐसा प्रॉपर्टी था कि मॉड ऑफ 7 का आंसर भी 7 होता है, और मॉड ऑफ -7 का आंसर भी क्या होता है, 7 ही होता है। ये सब चीज हमने फंक्शन चैप्टर में देख रखा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए सोचो, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू आई विल से 1/√3। अब 1/√3 क्या कोई स्टैंडर्ड सिचुएशन है tan के कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक हाँ है। tan ऑफ कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 30, और बाई कंपैरिजन अब हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30, ठीक है। लिखो अल्फा इक्वल्स टू 30, नीचे लिखो हेंस द एंगल बिटवीन द लाइंस, हेंस द एंगल बिटवीन द लाइंस विल बी। अच्छा आपको एक चीज याद है, मैंने वैसे तो ये डिस्कस कर रखा है मोस्ट प्रोबेबली, मानो कि जैसे दो लाइन है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल होता है कि दो एंगल होता है, एक ये अल्फा वाला और दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, याद है ये वाला चीज। तो हमारा एक आंसर कितना है 30, दूसरा आंसर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 150। लिखो हेंस द एंगल बिटवीन द लाइंस आर 30 डिग्री और 150 डिग्री, 30 डिग्री और 150 डिग्री, ठीक है। ठीक है चलो इसको देखो, ये आज लास्ट। अच्छा इस क्वेश्चन पे आप एक काम करें कि 5 या 7 स्टार लगा, मतलब इसमें क्या है कि हमारा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो है वो विफल हो जाता है, कर लेते हैं इसको, फिर अपन करेंगे वो सब डिस्कशन भी। यहां देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन पे एक्चुअली होना चाहिए था बहुत आसान, पता है, जैसे मस्त ये वाला किया ना तो वैसे हो जाना चाहिए था। इस क्वेश्चन में एक समस्या है, समस्या क्या है कि इस वाले लाइन का जब आप स्लोप ढूंढिएगा अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तो वो क्या आएगा बताइए। हाँ आप ऐसे डरा देते हो मुझे, -1 तक तो बात ठीक है, y तो है ही नहीं, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या होना चाहिए था y है ही नहीं, तो y का कोफिशिएंट क्या मानिएगा 0, और इसके चक्कर में ये बेचारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, वैसे कोई आंसर ही नहीं, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 गड़बड़। तो इसके वजह से जो है वो पुराना नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इस पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फिर इसका देखोगे तो इसका इतना कोई टेंशन नहीं है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी m2 इज इक्वल्स टू कहो आई थिंक -1/√3, ठीक है। और यहां से अगर मैं थीटा तक जाना चाहूँ ना तो लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले किया ही था, 150 डिग्री आएगा, सही कह रहा हूँ। अब अभी भी लेकिन मेरे को इन दोनों लाइन के बीच में क्या चाहिए, एंगल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तब इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल निकालने का बात है तो वो हमको थोड़ा सा क्या है कि कॉमन सेंस के थ्रू निकालना पड़ेगा। वे कॉमन सेंस से कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखो। देखो ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है।
जैसा मेरे को इक्वेशन दे रखा है ना, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि मैं बहुत प्यार से बहुत सारा डिजाइन बना सकता हूँ। जैसे ये जो है ये एक्चुअली कौन है, x इक्वल्स टू 2। डू यू रिमेंबर कि इस टाइप के आदमी लोग को हम कैसे प्लॉट करते थे? x इक्वल्स टू 2 मतलब लाइन पैरेलल टू आई थिंक y एक्सिस, याद है? और इस व्यक्ति का, दूसरे वाले का, इसका स्लोप आया -1/√3 और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 150। मतलब वो आदमी को यदि जबरदस्ती प्लॉट किया जाए तो वो आदमी कुछ ऐसा दिखेगा, देखो कुछ 150 डिग्री पे इंक्लाइन इस तरीके से। देखो क्लियर है कि नहीं? आया समझ? पर इस सिचुएशन में मेरे को इन दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए। तो अगर आप फोटो बनाते तक का काम ढंग से कर लेते तो फिर इट इज वेरी इजी। कैसे वेरी इजी? देखो x इक्वल्स टू 2 जो है, सिंस इट इज अ लाइन पैरेलल विद y एक्सिस, तो पक्का पक्का आंख बंद करके ये एंगल 90 डिग्री, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। ये यदि 150 तो ये कितना हो जाएगा 30। और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको खोजना कौन सा बड़ा बात है? मान लो कि इसको थोड़ी देर के लिए आप कुछ मान लो, x मान लो, ये x मत मानो, क्या मानो? अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइन्स को तो अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि देखो ऐसा है कि 90 प्लस अल्फा और प्लस 30 शुड बी इक्वल्स टू 180। तो 120 अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60। तो एक आंसर आपका 60 हो सकता है और दूसरा आंसर क्या हो सकता है 120। ठीक है, और ये इसका अंडरस्टैंड। क्यों यहां तक हमको जाना पड़ा? क्योंकि एक स्लोप ने हमको धोखा दे दिया। ठीक है धोखा दिया। क्लियर? करिए, कॉपी करिए, और आज यहां रैप अप कर देंगे फिर।